लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तौल कर रख। आपको काफी ऊपर तक उड़ना है, इसके लिए आपको कठिन संघर्ष करना होगा, कठिन मेहनत करना होगा, तभी आप अपने ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 36 देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े। आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप सभी लोग जल्दी से जुड़े, क्लास को सभी लोग शेयर करें, सभी लोग जल्दी से जुड़े। जो लोग नए हैं प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग क्लास को शेयर करें, लाइक शेयर करते रहें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग ज्योग्राफी के काफी महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, जिसमें आपको जो है लगभग 25 क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी अंत तक बने रहेंगे। आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, सवाल हमारा जवाब आपका, इसके लिए आप सभी लास्ट तक बने रहें। जल्दी से सभी लोग जुड़े। आप सभी का सुबह में टाइम है 6 बजे डेली करंट अफेयर्स, शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज। आप सभी बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आइए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। सभी लोग, आपके लिए मंथली करंट टेस्ट भी होता है, आप सभी उसमें भी जुड़े। जो लोग नए हैं प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग आर्थिक भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सभी को गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़े, आज हम लोग शुरू करेंगे कृषि से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लाया जाए, सभी लोग रेडी हैं? आप सभी लोग रेडी हैं? क्वेश्चन लाया जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी इसका आंसर करें। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे कि मानव की आर्थिक क्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ऑप्शन है आपके सामने, 1 नंबर कृषि, सेकेंड है मछली मारना, तीसरा है शिकार, 4th है पशुपालन और 5th है उद्योग। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन नहीं आता है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें और सभी लोग समय से जुड़े। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। ध्यान रखेंगे, ई नंबर उद्योग प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि, मछली मारना, शिकार करना, पशुपालन, खनिज, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जबकि उद्योग आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर।
2 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन आता है, आप सभी इसका आंसर करें। सेम ऑप्शन है, अभी तो इसका आंसर हम बताए भी हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन है आपके सामने, कृषि, मछली मारना, शिकार, पशुपालन, उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन आता है, इसका आंसर करें आप सभी लोग आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, उद्योग। यानी कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उद्योग आते हैं, इंडस्ट्री आते हैं, बाकी के सब आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्सरी सेक्टर, कि टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग करें। तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग करें। ऑप्शन है 1 नंबर बैंक, सेकेंड है बीमा, थर्ड है सेवा क्षेत्र और फोर्थ है उद्योग। तो तृतीयक आर्थिक यानी कि टर्सरी जो है, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत कौन नहीं आता है, इसका आंसर बताएं आप लोग। आप सभी लोग इसका आंसर बताएं कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा उद्योग। ध्यान रखेंगे, उद्योग सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जबकि बैंक, बीमा, सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, ये सब आपका तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंक, बीमा, सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, ये सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और उद्योग सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपका तीनों क्लियर हो गया होगा, आप सभी का तीनों सेक्टर क्लियर हो गया होगा। और यहां से आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछता है कि बैंक कौन सेक्टर के अंतर्गत आता है, या सेवा क्षेत्र। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि सेवा क्षेत्र किन सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो सेवा क्षेत्र जो है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आप सभी लोग का क्लियर हो गया होगा। सभी लोग समय से जुड़े, सभी लोग, कोई लेट ना आए। आपके लिए समय फिक्स है डेली के शाम के 7 बजे, तो थोड़ा सा भी आप लेट ना करें, समय से आए और बीच से कोई भागे नहीं। अगर आप भागते हैं तो फिर बाद में देखिएगा, लेकिन यहां पर जो है आप क्वेश्चन बनाएं और उसके बाद उसका आंसर करें लाइव चैट में। उसके बाद फिर आप जो है वो एक बार इसे फिर से रिकॉल करें, देखिएगा कि आपका कितना बेहतर तैयारी होगा। तो इसके लिए आप सभी अभी जो है वो लाइव चैट में आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें और बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सभी लोग जो है वो फुल्ली यहाँ पे समर्पित होकर क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि आपके तैयारी के लिए ये काफी बेहतर मंच है। आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है यहाँ पे, इसलिए सभी लोग समय से जुड़ें, सभी लोग समय से जुड़ें और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधे घंटे में जो है लाया जाता है, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। तो इस तरह से इसका आंसर आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है। आर्थिक आधार, आर्थिक भूगोल जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कृषि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन है आपके पास भारत, सेकेंड है चीन, थर्ड है इंडोनेशिया और फोर्थ है कोई नहीं। तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, बी नंबर, यानी कि चीन। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, यानी कि बी नंबर आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चावल के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होनी चाहिए। चावल के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होनी चाहिए, आप लोग इसका आंसर करें। चावल जैसे धान की कृषि जो होती है, तो उसके लिए क्या प्राकृतिक दशाएं की जरूरत होती है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर, आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चावल के लिए 1 नंबर ऑप्शन है उष्ण आर्द्र कटिबंध। उष्ण आर्द्र कटिबंध चाहिए, बिल्कुल सही है। चावल के लिए जो है
वो प्राकृतिक दशाएं में देखा जाए तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है चावल के लिए। सेकेंड है कि 20 से 27 डिग्री तापमान, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 20 से 27 डिग्री होनी चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा भी चाहिए। चावल के लिए वर्षा की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन, सुपरफास्फेट, अमोनिया, ये सब चावल के लिए जरूरी होती है, चावल की कृषि के लिए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर सभी। तो चावल के लिए सारी प्राकृतिक दशाएं आपको उपलब्ध होना चाहिए, तो चावल जो है वो सही से उत्पादन किया जा सकता है चावल का। तो चावल के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होनी चाहिए, तो उष्ण आर्द्र कटिबंध होना चाहिए, 20 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और नाइट्रोजन, फास्फेट और अमोनिया जैसे खादों की जरूरत होती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ई नंबर ऑप्शन आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। अभी हम लोग चावल का उत्पादक में देखे थे कि चीन है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन है 1 नंबर इंडोनेशिया, सेकंड है चीन, थर्ड है भारत और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। आप सभी लोग इसका आंसर बताएं कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर भी चीन होगा, क्योंकि चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, तो गेहूं के उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पे, ध्यान रखेंगे। और सेकेंड स्थान पर यहां भारत है गेहूं के उत्पादन में, तो चीन प्रथम और भारत दूसरा गेहूं और चावल के उत्पादन में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश 1 नंबर ऑप्शन है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड है आपका चीन, थर्ड है भारत और फोर्थ कोई नहीं। तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान रखना है आपको, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर चीन, सेकेंड है रूस, थर्ड भारत और फोर्थ कोई नहीं। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। कपास से कपड़ा बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करें। आपको ये नहीं देखना है कि बहुत जो है वो बहुत लोग आंसर कर रहे हैं तो मैं ना करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं जुड़े हुए सभी लोग आंसर करें। गलती भी होगा तो कोई बात नहीं है, गलती से सीखना है। गलती के डर से अगर भाग गए तो आपको पूरी जिंदगी भर भागना पड़ेगा, इसलिए ऐसा ना होने दें। आप सभी गलती करें और गलतियां से सीखें, आगे कोशिश करें कि फिर से कोई गलती ना हो। तो इस तरह से आप सभी सीखें, क्योंकि सीखने के उद्देश्य से ही आपके लिए मैं यहाँ से ऐसा क्वेश्चन लेता हूं कि ताकि आप सभी सीख सकें। तो आप सभी सीखें, बेहतर ढंग से सीखें, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। तो इस तरह से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर चीन। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन है। गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। 1 नंबर ऑप्शन है ब्राजील, सेकेंड है भारत, थर्ड यूएसए और फोर्थ कोई नहीं। तो गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन है, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है।
गन्ना उत्पादन के लिए खासकर उष्ण आर्द्रकटिबंधीय क्षेत्र चाहिए और तापमान भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे यहाँ से इसका पूछता है वर्षा, तो आप लोग इसे जो है ध्यान रखेंगे कि जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ जरूरी होती है। तो वर्षा गन्ना उत्पादन में कितना चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन है, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे 1 नंबर हो जाएगा ब्राजील, यानी गन्ना उत्पादन में पहला स्थान पे ब्राजील है, ध्यान रखना है। और गन्ना उत्पादन के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पहले इसमें जो है वो भारत का भी स्थान था, लेकिन अभी गन्ना उत्पादन में ब्राजील फर्स्ट स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक उत्पादन गन्ना में जो है वो ब्राजील कर रहा है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। 1 नंबर ऑप्शन है भारत, सेकंड है चीन, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ कोई नहीं। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चाय के लिए खासकर ध्यान रखिएगा ढालू भूमि की आवश्यकता होती है और इसके लिए वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर तक की जरूरत होती है। तो चाय के लिए खासकर जो है ढालू भूमि काफी महत्वपूर्ण है और क्षेत्र अगर देखा जाए तो उष्ण आर्द्रकटिबंधीय क्षेत्र के लिए काफी फेमस है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, चीन है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ध्यान रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पहले भारत पहला स्थान पे था, लेकिन अभी चीन जो है वो चाय के उत्पादन में पहला स्थान पे आ चुका है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कृषि के ढालू भूमि आवश्यक है? किसके कृषि के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? सभी लोग बताएं, अभी हम कुछ देर पहले बताए भी हैं कि किसके कृषि के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, यानी कि उसके जड़ के पास जल नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। तो किसके कृषि के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता है? 1 नंबर ऑप्शन है चाय, सेकेंड है रबर, थर्ड है कपास और फोर्थ कोई नहीं। तो किसके कृषि के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि किसके कृषि के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर चाय। चाय के कृषि के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप सभी को? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खासकर एसएससी, रेलवे, दरोगा, बीपीएससी आदि में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी ये सारे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। हाँ, डाटा कभी कभी चेंज होते हैं, तो आप डाटा जो है वो देखेंगे जब भी क्लास करें, तो आप उस समय के डाटा चेक करें, तो डाटा चेंज होता है। लेकिन अभी हम करंट को लेकर जो है चल रहे हैं, ताकि जो है आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाए, कौन उत्पादन में जो है वो कौन है, तो इस तरह से किसका उत्पादन कौन ज्यादा कर रहा है, तो सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर जो है क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। तो आप सभी बस इसी तरह से ध्यान रखें और सभी लोग क्लास को फॉलो करें सही से, क्योंकि आने वाला समय में आपको और सारा टेस्ट से गुजरना होगा। अभी जो है पिछले संडे जो है हम लोग देखे जनवरी के करेंट टेस्ट, लेकिन आने वाला समय में आपको बहुत सारा टेस्ट से गुजरना है, इसलिए आप सभी जो है वो तैयारी करते रहें। आने वाला समय में आपको यूट्यूब पे आपके लिए पॉलिटी टेस्ट लेकर हम आ रहे हैं। पॉलिटी टेस्ट होगा, आपके सामने पॉलिटी टेस्ट रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटी से। आप सभी जो है वो तैयारी में लगे रहें पॉलिटी। उसके बाद फिर फरवरी करंट टेस्ट होगा मार्च फर्स्ट वीक में। उसके बाद अभी ज्योग्राफी टेस्ट से भी आपको गुजरना पड़ेगा। ज्योग्राफी का 2 टेस्ट होगा, एक विश्व के भूगोल से टेस्ट होगा और एक भारत के भूगोल का टेस्ट होगा। तो आपका जो होली के समय छुट्टी रहेंगे उस समय पूरा टेस्ट आपके लिए रखा जा रहा है। डेली आपके बीच जो है एक टेस्ट रहेंगे, जिसमें 1 दिन रहेगा आपका पॉलिटी टेस्ट, 2 दिन रहेगा आपका जो है वो ज्योग्राफी टेस्ट,
एक दिन रहेंगे आपका फरवरी करेंट टेस्ट, तो 4-5 टेस्ट से आपको गुजरना है, 4-5 टेस्ट से गुजरना है होली के छुट्टी टाइम में। तो इस तरह से आप सभी अपने तैयारी को बढ़ाते चलें, तैयारी अच्छा से करें ताकि टेस्ट में आप बेहतर कर सकें। इसलिए सभी लोग टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। अभी से मैं आप सभी को बता दिया हूं कि होली की छुट्टी यानी कि 5 से 10 के बीच में, 5 से 12 के बीच में लगभग 5 टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग सतर्क हो जाएं और क्वेश्चन जो है वो याद करना शुरू कर दे, सीरियस हो जाएं आप सभी, क्योंकि टेस्ट में आपको बेहतर करना है। तो आप अभी से संघर्ष शुरू कर दें, क्योंकि संघर्ष शुरू करेंगे तो आप विजेता बनेंगे, और अब अगर संघर्ष शुरू नहीं करते हैं तो आप विजेता नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप सभी अभी से शुरू करें। पॉलिटी टेस्ट, ज्योग्राफी टेस्ट, करेंट टेस्ट, सारा टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा आने वाला समय में। इसलिए अभी से आप सभी के पास समय है, अभी से आप सभी तैयारी करना शुरू करें अच्छा से। आज से ही आप सभी 100% समय का सही से यूटिलाइज करें ताकि आपका जो है आउटपुट बेहतर हो। इसलिए सभी लोग रेडी हो जाएं टेस्ट के लिए, क्योंकि अब टेस्ट शुरू हो चुका है आपके इस चैनल पे। और सभी लोग कोशिश करें कि जितने आपके दोस्त वगैरह हैं सभी को लाएं, सभी लोगों को शामिल करें टेस्ट में, और सभी लोगों के साथ लिंक शेयर करें, सभी लोगों को जोड़ें, क्योंकि कल आप सभी के सहयोग से 50+ लोग जो है लाइव चैट में जुड़े थे। और आप सभी को कोशिश करना है कि आने वाला समय में जो है वो 100+ करें। तो जल्दी से आप सभी जो है सभी लोगों को जोड़ें और ज्यादा लोगों को लाएंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा और मजा भी ज्यादा आएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने दोस्तों को शामिल करें और इस बार टेस्ट में 100+ आप सभी करें, और ये आप सभी चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 100+ लोगों को जो है वो शामिल करें टेस्ट में। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप सभी आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है वियतनाम, सेकंड है ब्राजील, थर्ड इंडोनेशिया और इनमें से कोई नहीं। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ब्राजील। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, ध्यान रखेंगे। कहवा का प्रयोग किया जाने वाला भाग पूछता है एग्जाम में कि कहवा का कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कहवा के प्रयोग की जाने वाली भाग जो है वो बीज होता है, बीज का प्रयोग किया जाता है। और कहवा के लिए भी ढालू भूमि की आवश्यकता होती है, और इसके लिए भी जल आपका 150 से 250 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, ध्यान रखेंगे। और इसके बीज का प्रयोग किया जाता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप सभी इसका आंसर करें। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर वियतनाम, सेकंड है ब्राजील, थर्ड है इंडोनेशिया, फोर्थ है थाईलैंड। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप सभी इसका आंसर करें। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ध्यान रखेंगे, डी नंबर होगा थाईलैंड। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है, और इसके लिए वर्षा सबसे अधिक जरूरत होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। और इस तरह से उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में रबर का प्रमुख उत्पादन देश हो जाते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये सारे देश जो है वो रबर उत्पादन में जो है अग्रणी स्थान रखते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसके लिए 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का उत्पादन सबसे बड़ा देश है। तंबाकू के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन कर रहा है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर चीन, सेकेंड है भारत, थर्ड है पुर्तगाल और फोर्थ है कोई नहीं।
तो तंबाकू के उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? इसका आंसर करें। यह भी आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के अंत में जो है वो काफी मात्रा में होते हैं और इसके लिए तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। वर्षा भी कम, लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की जरूरत होती है। और तंबाकू का उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा देश है, सबसे अधिक उत्पादन तंबाकू का कौन कर रहा? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे कि चीन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। तंबाकू के उत्पादन का सबसे बड़ा देश चीन है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहां पर? आप सभी लोग इसका आंसर करें। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन है आपका चीन, सेकेंड है भारत, थर्ड है फिलीपींस और 4 है जापान। तो विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस के मनीला में धान जीन बैंक स्थित है। तो इस तरह से जो है वो फिलीपींस से ध्यान रखेंगे। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में। अगला क्वेश्चन है आपका कि रोबस्टा एक प्रजाति है। रोबस्टा एक प्रजाति है जिसका उत्पादन अफ्रीका में होता है। तो क्या है ये रोबस्टा, क्या है? आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है केला, सेकेंड है तंबाकू, थर्ड है कॉफी और 4th कोई नहीं। तो रोबस्टा एक प्रजाति है जिसका उत्पादन अफ्रीका में होता है। यह क्या है? रोबस्टा क्या है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी इसका आंसर करें कि रोबस्टा एक प्रजाति है जिसका उत्पादन अफ्रीका में होता है। यह क्या है? किसका एक प्रजाति है रोबस्टा? इसका आंसर करें। केला, तंबाकू, कॉफी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि रोबस्टा जो है वो रोबस्टा आपका अगर हम बात करते हैं तो एक प्रजाति है जिसका उत्पादन अफ्रीका में होता है और यह कॉफी है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह एक कॉफी है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह इसका आंसर कॉफी होगा, यानी कि कॉफी का एक प्रजाति है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थान पर उगाया जाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग करें कि जो है क्वेश्चन कह रहा है कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थान में, यानी कि जो रोपण किए गए पेड़ होते हैं उसके कतारों के बीच के स्थान में जो उगाया जाता है जिस फसल को, उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने रिले क्रॉपिंग, सेकेंड है मिलवा खेती, थर्ड है अंतः फसली और नेक्स्ट है एले क्रॉपिंग। तो एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एले क्रॉपिंग कहलाता है। एले क्रॉपिंग कहलाता है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर की एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है उसे एले क्रॉपिंग कहलाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है खासकर जो है वो बगीचा वगैरह में, बागवानी खेती में जो है इस तरह के जो है खेती की जाती है, ताकि जो है वहां पर आप देख सकते हैं एले क्रॉपिंग जो है खासकर बागवानी कृषि में देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे एले क्रॉपिंग ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि विशेषता है, इसका आंसर करें आप सभी। 1 नंबर ऑप्शन है व्यापारिक अन्य कृषि की, सेकेंड है चलवासी कृषि के और नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की और नेक्स्ट है जैविक कृषि की। तो एक फसली कृषि विशेषता है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि एक फसली कृषि विशेषता क्या है, तो इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 1 नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि व्यापारिक अन्य कृषि की। एक फसली कृषि जो होता है वो ध्यान रखेंगे कि व्यापारिक अन्य प्रधान कृषि वाले क्षेत्र में एक फसली कृषि किया जाता है, यानी कि
इस कृषि का संबंध अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्र से है, जहां पे अन्न उत्पादन महत्वपूर्ण होती है, वही आपका जो है एक फसली कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन टफ भी लगेगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है, सिर्फ सीखना है, ये देखना है आपका गलत हो या सही हो, बस डरना नहीं है, आपको यहाँ सीखना है। और जब मैं टेस्ट लेकर आऊं उसमें आपको जो है वो छोड़ना नहीं है। तो टेस्ट में छोड़ना नहीं है और यहाँ सीखने से चूकना नहीं है। तो सीखे और टेस्ट में अपना बेहतर प्रदर्शन करें। आप सभी जो है इसमें कहीं भी जो है वो रुके नहीं, बस आप अपने पथ पे दौड़ते चलें। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी कृषि नहीं है इनमें से कौन? आप सभी लोग इसका आंसर करें। इनमें से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? इसका आंसर करें। यानी कि झूमिंग कृषि नहीं है। झूमिंग कृषि भी एक चलवासी कृषि होती है जो भारत में है। तो यह कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है जो कि जो है वो आप देखिएगा कि जंगलों को साफ करके जो है दूसरे क्षेत्र में जाकर फिर से कृषि करते हैं और इसी तरह से चलते हैं जाते हैं और अपना कृषि करते जाते हैं। तो कौन से एक चलवासी कृषि नहीं है? ऑप्शन है 1 नंबर चेन्ना, सेकेंड है झूमिंग, नेक्स्ट है मिल्पा और उसके बाद है फेजेंटा। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि जो है वो कौन एक चलवासी कृषि नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, फेजेंडा एक चलवासी कृषि नहीं है। बाकी की चेन्ना, झूमिंग, मिल्पा ये सब एक चलवासी कृषि है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि तुंग्या कृषि की जाती है। तुंग्या कृषि की जाती है किस क्षेत्र में? आंसर करें आप सभी। तुंग्या कृषि की जाती है किस क्षेत्र में? ऑप्शन है आपका 1 नंबर म्यांमार, सेकेंड है जापान, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ है फिलीपींस। तो तुंग्या कृषि की जाती है किस क्षेत्र में? तुंग्या कृषि जहां की जाती है वह क्षेत्र है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएं। तुंग्या कृषि कहां किया जाता है? सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप सभी लोग इसका आंसर करें। तुंग्या कृषि की जाती है कहां पर? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर म्यांमार। म्यांमार में जो है तुंग्या कृषि की जाती है। यानी कि तुंग्या म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का ही एक स्थानीय नाम है। तो स्थानांतरित कृषि को ही तुंग्या कृषि कहा जाता है म्यांमार में। तो ध्यान रखेंगे तुंग्या म्यांमार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आप लोग इसका आंसर करें। आप सभी इसका आंसर करें कि जैविक कृषि के रूप में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है खाद में? ऑप्शन है आपका 1 नंबर नीम, सेकेंड है एजोला, थर्ड यूरिया और फोर्थ पोटेशियम। तो किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर एजोला। एजोला जो है एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो है वो खाद है। तो ध्यान रखेंगे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है आपका एजोला का, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल, नाम सुने होंगे आप सभी, बायो पढ़ाए थे तो हम बताए थे नील हरित शैवाल। तो यह एक प्रकार की जो है वो क्या है? नील हरित शैवाल, और एक होता है आपका शैवाल। तो नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो नील हरित शैवाल और एक जो है वो आप यही शैवाल है आपका, और एक साइनोबैक्टीरिया हम लोग देखे थे, आप बायो पढ़े होंगे तो नील हरित शैवाल जो है आप सभी इसका आंसर करें। नील हरित शैवाल का उपयोग किसके लिए जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? आप सभी इसका आंसर करें। ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर गेहूं, सेकेंड है धान, थर्ड है चना और फोर्थ है सरसों। तो नील हरित शैवाल किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर करें सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। और आप सभी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, पीछे की वीडियो रिकॉल करें, क्योंकि आने वाला समय में मैं आप सभी को कहा हूं कि आपको जो है टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पॉलिटी टेस्ट होगा, ज्योग्राफी टेस्ट होगा, करंट टेस्ट होगा, इसलिए पीछे के जितने वीडियो हैं रिकॉल करें। इससे आपका पूरा पीछे का क्लास क्लियर हो जाएगा और आप टेस्ट में बेहतर करेंगे।
तो टेस्ट की तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दें। आराम नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है कि आराम हराम है, तो आराम आपको नहीं करना है। आप सभी जो है अपने तैयारी के लिए संघर्ष करें, तभी जाकर आप विजेता बनेंगे। तो संघर्ष करते चले, अपने पथ पर अपने कदम बढ़ाते चलें, और देखिए कि जो है वो आपका फ्यूचर काफी जो है वो ब्राइट होगा। आप आगे बेहतर करेंगे और आप जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी नंबर, यानी कि धान में नीलहरित शैवाल की एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। आप सभी जो इसका आंसर करें। एक अल्फाल्फा है क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है। तो एक अल्फाल्फा क्या है, इसका आंसर करें आप सभी। एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है और एक नगर है। तो क्या होगा? एक प्रकार का क्या है यह? एक अल्फाल्फा क्या है? इसका आंसर आप सभी लोग करें। आप सभी लोग इसका आंसर करें। समय देते हैं ध्यान से। इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, एक नंबर। एक प्रकार की घास है। एक अल्फाल्फा एक घास है और खासकर यह मटर परिवार फबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है। तो मटर परिवार के अंतर्गत ये अल्फाल्फा आता है। तो ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार की पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में किया जाता है इसका खेती, और यह दक्षिण एशिया में जो काफी प्रचलित है। तो एक अल्फाल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चाय में नहीं पाया जाता है। एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, इसका आंसर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर आप सभी लोग चेंज कीजिएगा कि इनमें से कौन चाय में नहीं पाया जाता है। एक नंबर ऑप्शन है आपका थीन। आप सभी जो है इसे चेंज करेंगे। एक नंबर ऑप्शन होगा थीन। सेकेंड ऑप्शन है आपका कैफीन। थर्ड ऑप्शन होगा टेनिन। और नेक्स्ट ऑप्शन है मार्फिन। इसका आंसर करें आप सभी। कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। थीन, कैफीन, टेनिन, मार्फिन, क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मार्फिन। चाय में नहीं पाया जाता है मार्फिन, बाकी के थीन, कैफीन, टेनिन ये सब पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हेरोइन प्राप्त होता है किससे? काफी चर्चा में ये क्वेश्चन रहता है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। हेरोइन प्राप्त होता है किससे? एक नंबर ऑप्शन है भांग से, नेक्स्ट है अफीम पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से।
तो हीरोइन प्राप्त होता है किससे? इसका आंसर आप सभी लोग करें, आप सभी लोग इसका आंसर करें कि हीरोइन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आज के कुल आपके लिए जो है वो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप सभी इसे एक दो बार देखें, आप सभी लाइव चैट में आंसर करें, उसके बाद फिर से जो है थोड़ा देर बाद एक बार इसे फिर से रिकॉल करें, इससे आपका पूरा क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। इसलिए आप सभी इसे जरूर जो है 2-4 बार देखें और पीछे की वीडियो रिकॉल करें, क्योंकि आपके लिए जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है। और पीछे के सारे वीडियो रिकॉल करें ताकि आप टेस्ट में बेहतर करेंगे। इसलिए सभी लोग अभी से सतर्क हो जाएं। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में कल के लिए क्वेश्चन है कि सममंडल के भाग नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस बीच आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करें और क्लास को शेयर करें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक शेयर जरूर करें। गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।